हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूनियर स्टडी सेंटर वेब के कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम दीजिए, चाहे स्कूल लेवल की एग्जाम दीजिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप स्टेट लेवल की एग्जाम दीजिए, वो चाहे आपका सेंट्रल लेवल में चाहे रेल हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कमांड ग्रेजुएट लेवल हो या हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इस टॉपिक से संबंधित बहुत तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ से प्रश्न उठते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस टॉपिक्स में आप सर्वप्रथम तो पहले नंबर में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस टॉपिक्स में आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स से आप वंचित हो सकते हैं, जिसके कारण आपके एग्जाम के लिए नजरिए से देखा जाए तो काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? तो समय ना गंवाते हुए मैं एक टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि साइमन कमीशन की जो स्थापना होती है आपका 1919 ईस्वी में स्थापना होती है, ठीक है? साइमन कमीशन की जो स्थापना होती है आपका 1919 ईस्वी में इस आयोग की स्थापना होती है 1919 ईस्वी में, ठीक है? तो जनरली हम लोग साइमन कमीशन जो कहते हैं, तो यदि वन वर्ड में यदि पूछा जाए कि साइमन कमीशन क्या है, तो देखिए मैं साइमन कमीशन में बोलूंगा एक ऐसा आयोग है जो कि संविधान बनाने के उद्देश्य से भारत में आता है। लेकिन संविधान बनाने का जो नजरिया है वो कुछ हद तक ठीक नहीं होता है। तो देखिए, संविधान जो बनाने का दायित्व जो था दोनों तरफ था, एक ब्रिटिश के तरफ भी था और एक भारतीय लोगों का जो भारतीय लोग के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों का भी था। तो देखिए, ब्रिटिश ये सोचते हैं कि भारत के जो लोग हैं इतने एलिजिबल नहीं है, मतलब इतना योग्य नहीं है कि जो अपने एक संविधान बना सके। क्यों संविधान ऐसा मानते हैं? क्योंकि देखते हैं कि भारत के जो लोग हैं इनमें कहीं ना कहीं आपसी फूट है। जैसे कि मान लीजिए धर्म के आधार पर हो, चाहे संस्कृति आधार पर हो, चाहे क्षेत्रीय अंचल के आधार पर हो, ठीक है? तो ब्रिटिश क्या करती है, एक संविधान जैसा ही एक आयोग बनाकर लेकर आती है, जिस आयोग को नाम देती है साइमन कमीशन, ठीक है? तो साइमन कमीशन को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि मॉन्टेसरी चर्चफोर्ड सुधार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर तो देखा जाए इंडियन स्टेचुरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो इस आयोग को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना गया है। तो देखिए, ये आयोग जो होता है 1919 में बनता है। इस आयोग का मूल उद्देश्य यह होता है कि देखिए, ये जो आयोग बन जाएगी, ठीक है, बनने के पश्चात इसको अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के पश्चात इसके लगभग 10 साल के पश्चात इसको फिर से दोबारा से संशोधन किया जाएगा, या इसको देखा जाएगा कि ये जो नीति जो अप्लाई किया गया था वो कितना कारगर सिद्ध होता है, मानवता का नजरिए से हो चाहे राजनीतिक नजरिए से हो, ठीक है? तो इस हिसाब से इस आयोग की स्थापना की जाती है, जिसको साइमन कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इस आयोग में था क्या? देखिए, ये आयोग में था पहला नंबर, तो इसको ब्रिटिश के नजरिए से देखा जाए कि ब्रिटिश में आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिश क्या मानती थी, हम लोग उतना एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग आपस में फूट था, किसी न किसी तरह से मतभेद था हम लोग में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम बोल के हम लोग आपस में फूट था, या धर्म के आधार पर हो या क्षेत्रीय अंचल के आधार पर हो, हम लोग कहीं ना कहीं आपस में मतभेद था, ठीक है? हालांकि ऐसा बहुत सारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, जहां हम लोग एकजुटता का उदाहरण दिया है, जैसे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह को देख लीजिए, ठीक है? वहां हम लोग एकता का मिसाल पेश किए हैं हम लोग, चाहे असहयोग आंदोलन हो वहां पर भी हम लोग एकता का मिसाल पेश किए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छुटपुट थी, या कहीं ना कहीं कभी कभी विशाल रूप धारण भी कर लेता था। मैं बताऊंगा कहाँ ये विशाल रूप धारण कर लेता है, जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डालने के जैसी हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे नजरिए को देखते हुए साइमन कमीशन को लाया गया था, ब्रिटिश का था। तो लेकिन ब्रिटिश जो नीति लाती थी, जाहिर सी बात है उसमें पूर्ण रूप से हमारा हक नहीं होता था, ठीक है? कहीं ना कहीं ब्रिटिश का एक सोची समझी दूरदर्शी वाली नीति होती थी, जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से उन लोगों को ही लाभ प्राप्त होता था, ठीक है? तो साइमन कमीशन उसी में से एक ऐसा ही आयोग था। उस आयोग में क्या था? देखिए, पहला नंबर ये था उस आयोग में कि
इस आयोग में जैसे कि वोट देने का अधिकार हो, वो सभी को नहीं था। ठीक है, वोट देने का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों के पास था जो मान लो ब्रिटिश का चापलूसी करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं हमारे फेवर में था ही नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए इस आयोग में जो कि गवर्नर परिषद थे, गवर्नर परिषद में जो भारतीयों को होना चाहिए था तो भारतीयों को नहीं रखा गया था, बल्कि क्या किया गया था, गवर्नर परिषद का जो पावर है, पावर को और भी विस्तार कर दिया गया था, मतलब पावर को बढ़ा दिया गया था। तो जैसे कि जानते हैं कि गवर्नर जनरल जो होते थे वो क्या होते थे उन दिनों में, जैसे मौजूदा आज के समय में आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखते हैं, ऐसा ही एक पद उन दिनों में हुआ करता था जो कि पावर जो होता है उनके इशारे पर चलता था। ठीक है, यूं कह लीजिए नीति। तो गवर्नर जनरल जो था इतना पावरफुल थे उस समय में, एक क्षेत्र का होते थे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र ना बोला जाए, स्टेट के होते थे। ठीक है, स्टेट बोल लीजिए, कंट्री बोल लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं से कहीं हमारे फेवर में तो था ही नहीं। दूसरी नंबर में ये था कि उन लोग भारतीय लोगों को नहीं मानते थे कि हम लोग संवैधानिक रूप से इतने एलिजिबल है कि हम लोग अपने जनता को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं संवैधानिक तौर तरीके से। ठीक है, ऐसा ब्रिटिशों का मत था। तो ये तो नीति बना देती है साइमन कमीशन जो कि 1919 में बनता है। ठीक है, अब 1919 के पश्चात, ठीक है, साइमन कमीशन के पश्चात अब देखते हैं कि अब भारत में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का जो फॉर्म देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म होता है। जैसे कि देख लीजिए मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में बना लेती है, उसी तरह से हिंदू महासभा 1916 ईस्वी में बन जाता है, स्वराज पार्टी 1922 ईस्वी में बन जाता है। तो इस तरह से देखा जाए पार्टियों का अब फॉर्म होना स्टार्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं हम राजनीतिक क्षेत्र से अब हम लोग क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए जो साइमन कमीशन आती है 10 साल के पश्चात, एक्चुअली में नियम यही था कि 10 साल के बाद आएगी उसकी समीक्षा करने के लिए। मैंने जो रूल हमें दी गई है उस रूल जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया था, उस नियम को, इस नीति को कितना हम लोग पालन किए हैं और कितना तक वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो रही है, ऐसा ही नीति बना कर दिया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें तो विद्रोह होना स्वाभाविक बात था। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो फायदेमंद हो ही नहीं सकता ये तो, क्योंकि फायदा वन साइड रखा गया था जो कि ब्रिटिश की तरफ थी, हमारी तरफ तो थी नहीं। हमारी तरफ जस्ट एक झांसा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए जो साइमन कमीशन जो था 10 साल के बाद आनी थी, लेकिन साइमन कमीशन क्या करती है 10 साल से पहले आ जाती है। अब इसमें 10 साल से पहले आने का कारण यदि जाना जाए तो देखिए इसमें आने का कारण था कि जो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में इलेक्शन था। ठीक है, तो ब्रिटेन में दो पार्टियां होती थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है, दूसरा नंबर लेबर पार्टी होती है। लेबर पार्टी जो होती है कहीं ना कहीं भारतीयों से थोड़ा सहानुभूति रखती थी। भारतीय सहानुभूति इसीलिए रखती थी क्योंकि लेबर पार्टी क्या थी, ऑपोजिशन पार्टी थी। ठीक है, और कंजर्वेटिव जो पार्टी थी वो क्या थी, वो रूलिंग पार्टी थी। तो कंजर्वेटिव जो पार्टी थी ये चाहती थी कहीं ना कहीं, सॉरी, लेबर पार्टी जो चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम भारतीयों का यदि हम जो मोरल स्तर से यदि हम सपोर्ट प्राप्त कर लें तो जाहिर सी बात है कि हम रूलिंग पार्टी को गिरा सकते हैं। क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि ब्रिटिश यदि कुछ गलत काम करती थी, ठीक है, तो उसका विद्रोह जो होता था या आलोचना जो होता था पूरे विश्व स्तर पर होता था। ठीक है, भारत तो उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही था, लेकिन साथ साथ में विश्व स्तर पर भी होता था। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं हमारे विरोध में थी, जो कि साइमन कमीशन बनाई थी। और जो आपका लेबर पार्टी जो थी, लेबर पार्टी हमसे कहीं ना कहीं सपोर्ट, यानी सपोर्ट पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं बोल सकते इसको, जस्ट माने सहानुभूति रखती थी हमसे। ठीक है, इस हिसाब से कंजर्वेटिव पार्टी जो है पहले आ जाती है और आकर ये समीक्षा करना चाहती है। लेकिन बात ऐसा होता है कि जो साइमन कमीशन जो आता है भारत में समीक्षा करने के लिए, जो कि तकरीबन 1928 ईस्वी में होता है। ठीक है, वो सन होता है आपका 1928 में। तो 1928 में जब ये आती है तो इस पार्टी को भारी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वहीं पर देखिए भारी विद्रोह का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप भारी विद्रोह के सामना के दौरान लाला लाजपत राय क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्योंकि लाला लाजपत राय जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए जब वो आंदोलन
मन शांतिपूर्वक ढंग से चला रहे थे। उनके पास कुछ भी ऐसा हथियार नहीं था, ना ही किसी भी जो उनके सपोर्ट करने वाले थे, मतलब प्रदर्शनकारी जो थे, उनके पास ऐसा कुछ भी हथियार नहीं था। शांतिपूर्वक ढंग से वो लोग क्या करते, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। उसी समय में जो कि सनडांस, ठीक है, सनडांस जो थे वो क्या थे, एक ऑफिसर थे, ठीक है। सनडांस, अब चाहूं मैं, अब नाम को लिखते चलिएगा, सनडांस क्या थे, एक ऑफिसर थे। वो क्या करते हैं, जो भीड़ जो था, जो कि शांतिपूर्ण रूप से, शांति तरीके से अपना मुद्दे को ब्रिटिश के समक्ष, यूं कह लीजिए ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास कर रही थी। उसी समय में क्या करती है, सनडांस के कहने पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जो रैली चल रही थी, रैली में आपका लाला लाजपत राय वो आगे थे, तो उनके सिर पर कई डंडा का प्रहार की जाती है। और ऐसा होता है कि डंडा की चोट की वजह से हमारा बीच में से जो लाला लाजपत राय थे वो सदा सदा के लिए हमको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। पर जाने के दौरान उन्होंने एक बात कह के जाते हैं, क्या कह के जाते हैं, कि मेरे सिर पर एक एक डंडा ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील के समान होगी। मतलब कहने का मतलब कि उनके सिर पर एक एक डंडा जो गिर रहा है, ये ब्रिटिश साम्राज्य को पतन की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है कि उस रैली के दौरान, जब रैली हो रही थी, तो जनसभा के तौर पर बहुत सारे लोग देख रहे थे, जिस रास्ते से निकल रही थी बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे, अपने नेता का सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे कि आज भी कोई रैली निकलती है तो हम लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, तो उस तरह से उन दिनों में भी आम जनता जो थी खड़े होकर देख रही थी। उसी में से एक बालक था जो कि 14 साल का बालक था, नाम था भगत सिंह, जो कि कहीं ना कहीं उग्र देश प्रेम की भावना उनमें थी। उन्होंने, एक छोटे से बालक के मन में यह विचार आता है कि एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर में, जो कि निहत्या है, उनके ऊपर पुलिस क्यों लाठीचार्ज करती, क्यों मारती। उनको तो समझाया भी जा सकता है, खदेड़ा भी जा सकता था डांट फटकार करके, लेकिन लाठीचार्ज क्यों करती है, क्योंकि वो निहत्ते थे, वो तो कुछ ऐसा उग्र रवैया नहीं अपना रहे थे। इससे क्या होता है, लास्ट में जो भगत सिंह होता है, भगत सिंह आपका सनडांस को हत्या करके इस जो कारनामा था, मैंने सनडांस के द्वारा जो कारनामा किया गया था, इसका बदला लेते हैं, यानी साइमन कमीशन का बदला लेते हैं। अब साइमन कमीशन जो आपका भारत आ जाता है, भारत आने के पश्चात में देखिए, उन दिनों में जो हमारे भारतीय बुद्धिजीवी थे, भारतीय बुद्धिजीवी में से ऐसे बुद्धिजीवी थे जो राजनीति स्तर पर, यानी पॉलिटिकल सेक्टर में देखा जाए, काफी सक्षम थे। उनकी जो दूरदर्शिता था वो काफी हद तक बहुत ज्यादा था, ठीक है। वो अपने आप में एक उच्च अधिकारी जैसा थे, या यूं कह लीजिए एक उच्च वकील के जैसे थे, प्रवक्ता के तौर पर थे। जैसे कि आप पकड़ के चलिए लाला लाजपत राय को पकड़ के चलिए, चित्तरंजन दास को मान लीजिए, या मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका महात्मा गांधी, ये जो थे, ये सारे क्या थे, एक ऐसे उच्च दर्जे के व्यक्ति थे जो कि कहीं ना कहीं, जो कि बेटुक अंग्रेजों से बात करने में सक्षम थे और अपने बातों को वहां रखने में भी एलिजिबल थे, माने योग्य थे, ठीक है। और ब्रिटिश के नीतियों को भली भांति समझते थे, सबसे बड़ी बात, अनुभवी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे इंसान थे, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश की जो नीति थी उसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो देखिए उन दिनों में जो पहला बैठक होता है आपका, और ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन अपना सपोर्ट प्राप्त करने के लिए दिल्ली जाती है, बंबई जाती है, कलकत्ता जाती है, आपका मद्रास सेक्टर में भी जाती है। मद्रास सेक्टर कहने का मतलब उन दिनों में जो भारत का जो साउथ पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है, यदि आप भारत का मैप देख लीजिए तो देखिए, मैं अगर भारत का मैप गलत भी बना दिया हूं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। आप लोग मैं देख लीजिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ही मैं कह रहा हूँ। ये जो भारत का जो मैप देख रहे हैं, तो ये जो साउथ पार्ट है ना, साउथ पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते थे, मद्रास बोलते थे। तो साइमन कमीशन मद्रास तक भी जाती है, ऐसा नहीं,
वहां पर भी सभा करती है, लेकिन वहां पर भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता, उसको भी वहां पर विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो साइमन कमीशन साइमन कमीशन से बैक टू बात करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, आपका आपका नेहरू जी होते हैं। नेहरू जी का मतलब मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वो क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन क्या होता है, अध्यक्ष होने के नाते कुछ 14 माने 20 14 नहीं, सॉरी मैं बोल दिया, 20 डिमांड रखते हैं। किसके समूह, ब्रिटिशों का समूह। और ये जो साइमन कमीशन था, इसको गोरे का समिति भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, देखिए गोरे का समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कमेटी जो फॉर्म हुआ था, यानी साइमन कमीशन जो बना था, ये तो भारत के लिए नीति बना रही थी। तो जाहिर सी बात है, भारत के लिए नीति बनाई तो भारत में जो बुद्धिजीवी का अभाव तो नहीं था, कुछ बुद्धिजीवी को रखना चाहिए था, लेकिन ये कोई भी बुद्धिजीवी को उसमें शामिल नहीं किए थे, तो सब गोरे लोग थे। ठीक है, तो गोरे लोग मतलब ब्रिटिश लोग को गोरा कहा गया है। हम लोग तो काले हैं, ठीक है, या सांवले हैं या गोरे हैं, जो भी हो, हमारा देश जो है अनेकता में एकता है। हम लोग भले ही अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म से, भाषा भाषी या क्षेत्र से रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अनेकता में एकता है। ठीक है, वो ब्रिटिश शायद ना हो ब्रिटिश में, लेकिन हमारे में तो है। इसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग ऐसे भारत जैसे देश के नागरिक हैं, सदा प्राउड फील करना चाहिए, और जितना तक हो सके अपने जीवन को इसकी सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो जो नेहरू जी जो प्रस्ताव रखे थे साइमन कमीशन के समूह कि देखिए, हम आपके जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, हम आपके समूह कुछ प्रस्ताव ऐसे रखते हैं जो कि आप इसको मानिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे हित में है। जो कि आप जो रखे हैं, जो कंडीशन रखे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप रखे हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ना ही हमारे लिए है, ना ही हमारे भारत की जनता के लिए है। ठीक है, तो अब इसे जो जो शर्तें रखते हैं नेहरू जी, तो देखिए उनके शर्तों को कहीं ना कहीं नहीं माना जाता है। ठीक है, तो नहीं माना जाता है, तो इसके पश्चात क्या होता है, जैसे कि नेहरू जी जितना भी कंडीशन को रखते थे, जैसे कि रखे थे तकरीबन 20 कंडीशन था। उसमें से जैसे कि मान लीजिए मुक्त रूप से प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्रदान करना, मतलब सरकार कोई शुल्क नहीं ले सकती है। दूसरी तरफ कानून के समक्ष समानता, माने कानून के नजर से देखा जाए तो सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा नंबर न्यायिक तरीके से हथियार रखने का अधिकार, मतलब कानूनी तौर से हथियार रखने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि जानते हैं कि उन दिनों में ब्रिटिश जो थी हथियार रखने का अधिकार नहीं देती थी। किसको, भारतीय को। यदि भारतीय कोई मान लीजिए हथियार रखती थी, तो ब्रिटिश जो थी उस पर देशद्रोही की संज्ञा देकर क्या करती थी, उनको कारावास में डाल देती थी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का डर था कि यदि भारतीयों के पास यदि अस्त्र हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारे पास भी अस्त्र है, उनके पास भी यदि अस्त्र हो जाए, तो वो लोग क्या करेंगे, हमारी समानता करने लगेंगे या हमसे विद्रोह की भावना रखेंगे। तो इसीलिए वो हथियार ना देकर कहीं ना कहीं हमको, मैंने देखा जाए तो शारीरिक रूप से भी हमको क्या करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। इसीलिए हमारे ऊपर इतने नियम लागू किए गए थे ताकि हम लोग चाह कर भी हथियार नहीं रख सकते। हाँ, एक दो को हथियार मिलता था, उन्हीं लोगों को हथियार मिलता था जो ब्रिटिशों का दूत के रूप में काम करती थी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ओलिंग करती थी, उन लोगों को चापलूसी करता था, उन लोगों को ही हथियार रखने का अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, और इसी तरह से देखिए और भी अधिकार थे, मैं उतना नहीं बता रहा हूँ आपको, फिर भी कुछ बता देता हूँ। जैसे पृथक निर्वाचन को समाप्त हो। ठीक है, पृथक निर्वाचन कहने का मतलब जनसंख्या के हिसाब से वो लोग निर्वाचन का अलग अलग क्राइटेरिया बनाया था, मतलब इलेक्शन का सिस्टम बनाया था, उसके जो नियम बनाया गया था उसको समाप्त करने की बात उठा था। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब सर्वोच्च जो नीति है या सर्वोच्च न्यायालय भारत में ही आनी चाहिए। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब भारत में आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए, हम लोग जैसे कि कोई नियम हम लोग रखते हैं, सरकार के समूह कोई नियम रखते हैं, यदि मान लीजिए वो नियम से हम डिससेटिस्फाई है, मतलब संतुष्ट नहीं है,
तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद कहाँ चले जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो भारतीयों को, जो भारत के जो बुद्धिजीवी थे, उनका मानना था कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, मैंने आखिरी जो विधि होना चाहिए कानूनी तौर से, वो भारत में होना चाहिए, ना कि ब्रिटेन में होना चाहिए। ब्रिटेन में पास हो जाए और हम यहाँ उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन अब तक ऐसे ही हो रहा था। सारा नियम कहाँ बनती थी, ब्रिटिश में बनती थी, या रानी बनाते थे, या रानी ऑर्डर देती थी और भारत में बन जाता था, और उस नियम को मानने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते थे। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए, देखिए संघ का गठन करने का भी अधिकार मांगा गया कि हमको एक ग्रुप बनाने का अधिकार दिया जाए, जो कि ब्रिटिश से सब छीन चुकी थी। ठीक है, उसी तरह से ये रॉयल एक्ट था ना, जैसे कि मैं बता दिया था आपको, पिछले वीडियो में देख लीजिए रॉयल एक्ट के ऊपर में। तो जैसे कि संघ बनाने का अधिकार नहीं था उन दिनों में, तो संघ बनाने का अधिकार, मतलब एक ग्रुप बनाने का अधिकार मांगा गया। श्रमिक दलितों अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए भी आवाज उठा। इस तरह से भाषाई आधार पर प्रांत होना चाहिए। ठीक है, मतलब भारत के जो बुद्धिजीवी थे ये भी डिमांड किए कि भाषा के आधार पर हम लोग का एक एक प्रांत ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्यक्ष जो चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष चुनाव में कम से कम 200 सीट होना चाहिए भारतीयों का। ठीक है, ऐसा डिमांड किया गया था। ठीक है, मैंने यदि देखिए उन दिनों में भी जो इलेक्शन होते थे तो उसमें भी अपर हाउस या लोअर हाउस थे। तो अपर हाउस में 200 सीट का डिमांड किया गया, वहीं लोअर हाउस जो है, निम्न सदन बोलेंगे, उसमें 500 सीट का डिमांड किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग इतना डिमांड को जो माने थे, ब्रिटिश कहीं से भी इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, यहीं पर विद्रोह की भावना जन्म लेती है। दूसरी तरफ देखा जाए कि देखिए अब तक जो ये नियम माना गया था, उसी में देख लीजिए जब 1929 आता है। ठीक है, 1900, हालांकि देखिए ये जो जितने नियम माने गए थे, इतने नियम के बावजूद भी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल थे, मतलब हम लोग नम्र रवैया अपना रहे थे ब्रिटिशों के साथ। ब्रिटिशों के साथ हम लोग क्या मांग रहे थे, ब्रिटिशों के साथ यदि देखा जाए तो हम डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब, ठीक है, डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब, स्टेट कहने का मतलब देखिए, डोमिनियन स्टेट का मतलब माने एक बड़ा सा, आपका मान लीजिए ब्रिटिश यदि बड़ा प्रशासन नीति अपनाती है, तो इसी में हम छोटा सा एक नीति को मांगेंगे। ठीक है, मतलब कुछ अधिकार मांगेंगे जो कि पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र रहे। तो उसमें क्या था, देखिए ये जो डोमिनियन स्टेट में अगर देखा जाए तो इसमें सेना था। ठीक है, सेना का जो अधिकार होना चाहिए, मान सेना बनाने का वो अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। दूसरा नंबर संचार, ठीक है, और तीसरा नंबर विदेश नीति। विदेश नीति, ये जो इन 3 सेक्टर थे, 3 सेक्टर को हम मांग रहे थे कि ये अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश देने को तैयार नहीं थी। हालांकि ब्रिटिश अन्य कंट्री को दे चुकी थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पकड़ के चलिए, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के चलिए, कनाडा को पकड़ के चलिए, साउथ अफ्रीका को पकड़ के चलिए, इसके बाद नीदरलैंड को पकड़ के चलिए, और फिलीपींस को पकड़ के चलिए। जैसे इन दिनों इन सब कंट्री में भी क्या था, आयरलैंड में भी था। ठीक है, आयरलैंड, तो ये सब डोमिनेंट कंट्री ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका था। तो हम लोग भी इसी आधार पर हम लोग भी मांग रहे थे कि भैया हम लोग को भी अधिकार दे दो, लेकिन ब्रिटिश देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, अब घटना यह होता है कि देखिए अब तो विद्रोह होना स्वाभाविक बात था, अब विद्रोह जबरदस्त तोड़ ले लेता है। अब उसी में जब कि आपका पंडित मोतीलाल नेहरू जो नीति रखते हैं, डिमांड रखते हैं, नीति नहीं बोल सकते इसको, डिमांड बोलेंगे, सॉरी, जो डिमांड रखते हैं उन डिमांडों को ब्रिटिश मानने से तो इनकार कर देती है। लेकिन जो डिमांड रखती है, जब इनकार कर देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवी को पकड़ चलिए जो कि उनसे खपा हो जाते हैं। किससे? मोतीलाल नेहरू से। उदाहरण के तौर पर चलिए, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अपने पिता का सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन क्यों मांग रहे हैं, यदि मांगना है तो पूर्ण स्वराज मांगिए। उन समय में थोड़ा महात्मा गांधी उनको
रोकते भी हैं। सुभाष चंद्र बोस भी उग्र हो जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उग्र हो जाते हैं। उसी तरह से चित्तरंजन दास भी उग्र हो जाते हैं, जो कि आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं जो कि स्वराज पार्टी होता है। उस स्वराज पार्टी की स्थापना होती है आपका 1922 ईस्वी में। उसी तरह से हिंदू महासभा जो कि 1916 ईस्वी में ये पार्टी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दोनों पार्टी जो है, स्वराज पार्टी है या आपका हिंदू महासभा, दोनों पार्टी पूर्ण रूप से विद्रोह में आ जाती है। बोलते नहीं, हमें ये सब कंडीशन नहीं है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी तरह से हमें अधिकार चाहिए। इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गांधी जी जो थे, नेहरू जी को थोड़ा समझाते हैं कि देखिए थोड़ा आप एक साल को समय देते हैं इन लोगों को, ब्रिटिश को, ताकि ये लोग क्या करें, हमें एक साल के पश्चात इन सब कंडीशनों के साथ साथ पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज हमें दे दे। लेकिन ब्रिटिश देने के राजी नहीं होती है। अब एक साल के पश्चात, ठीक है, अब जो कि 1929 आ जाता है। ठीक है, एक साल के पश्चात जो कि 1929 आता है, यहाँ पर आपका देखिए पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। अब जब पूर्ण स्वराज की मांग उठती है तो इसमें यह होता है कि देखिए पूर्ण स्वराज में जैसे देखते हैं, पूर्ण स्वराज की जो मांग होती है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग होती है। वहीं पर देखिए दिसंबर में जो कि होता है, अब उसी बार से हम लोग क्या करते हैं, 31 दिसंबर को होता है। अब नेक्स्ट जनवरी जो आता है, जनवरी महीना में, दिसंबर के बाद जनवरी महीना में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी धूमधाम से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, जो कि 30 जनवरी होता है। ठीक है, 30 जनवरी के दिन हम लोग क्या करते हैं, स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग पालन करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। अब देखिए ये जो घटना जो है, ये घटना कहीं ना कहीं, भले ही हम लोग अपने आप को स्वाधीन महसूस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश नहीं मानती कि हम लोग स्वाधीन है। ब्रिटिश मानती है हम अभी भी वहां पर उनके कॉलोनी के अंतर्गत आते हैं। कॉलोनी मतलब एक प्रकार का गुलाम, ठीक है, मतलब उसके क्षेत्रीय अंचल के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए घटना ये होता है कि अब तक मान लीजिए आपको तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता होगा सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिलकर हमारे देश के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई जो नीति है, उस नीति को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चलिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जैसे कि आपको बता देना चाहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, आप देखेंगे पाकिस्तान का जो डिमांड किया गया था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं क्या था, टीबी का बीमारी था, जो कि इसका कोई इलाज नहीं था। यदि जो उनके क्रांतिकारी थे माने जिन्ना के तरफ से, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का हक दिखाते थे, उनको कुछ नेता को पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना को क्या था, टीबी का बीमारी था जिसका कोई इलाज नहीं है। आज वर्तमान में है इलाज, ठीक है, लेकिन उन दिनों में ऐसा कोई इलाज नहीं था। परंतु उन लोगों ने डॉक्टरों से मिलकर क्या करते हैं, इसके जो बीमारी का जो उनका रहस्य है, रहस्य को छुपा देते हैं, ताकि यदि उनको पता हो जाता कि मैं तो मरने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से वो आंदोलन जोर शोर से आगे बढ़ते थे आंदोलन में, उस तरह से वो नहीं बढ़ते। ठीक है, यदि देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मन जो उनका देहांत होता है, उनके साथ जो दुर्दशा होती है बहुत खराब होती है शारीरिक रूप से। ठीक है, मैंने क्या बोले जाए उस पर, लाहौर में एक बार जब एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जाता है, तो उन दिनों में मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत लाहौर जाने के दौरान एम्बुलेंस में भी हो जाती है। तो जब एम्बुलेंस में उनका देहांत हो जाता है, तो उस समय में उनका ना कोई प्रॉपर डॉक्टर रहता है, ना ही कोई उनका ऑक्सीजन रहता है, ना ही वहाँ मेडिसिन रहता है। ठीक है, और बेचारे 3 घंटा तक पड़े रहते हैं, मैंने एम्बुलेंस खराब हो जाता है, 3 घंटा तक रोड के किनारे पड़े रहते हैं। इसके बाद दूसरा एम्बुलेंस आता है, तब उस एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जाता है डेड बॉडी को। तब समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन रहा होगा। ठीक है, और वर्तमान तो समझ ही रहे हैं, हमारे यहाँ के तो जो एक दफ्तर में नौकरी करने वाले ऑफिसर भी होते हैं, वो हाई फाई में जाते हैं। खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाता हूं मैं। तो इस तरह से देखा जाए, मोहम्मद अली जिन्ना का जो थे उसका विरोध में थे। किसका विरोध में थे आपका, मोहम्मद अली जिन्ना आपका इस साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन को जो 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन की समीक्षा के दौरान जो नीतियों को रखा गया था,
ठीक है। तो जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, इन नीतियों के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों खिलाफ हो जाते हैं? इनका मानना है कि नहीं नहीं, ये जो आप नीति रखे हैं इसमें तो मुसलमानों के हित की कहीं बातें नहीं कहा गया है। इसमें जितने भी बात कही गई है वो सब किसका बात कहा गया है? आपका हिंदुओं का फेवर में है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, एक अपना डिमांड रखते हैं। क्या डिमांड रखते हैं? उनका डिमांड भी जरा कॉम्प्लेक्स होता है। वो दो डिमांड खतरनाक होता है। जो कि पहला डिमांड करते हैं, देखिए कि हमें जो आपका जो विधानसभा है, विधानसभा में 1/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। माने 1/3 मेजोरिटी कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप इसको 1/3 पकड़ के चलिए। 1/3 यदि मान लीजिए आपके यहाँ पर 6 से गुना करते हैं तो 6 कम 6 18। तो मानिए यदि टोटल आपका 18 यदि मेंबर है तो उसमें से 6 किस कौन होगा? मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 1/3, माने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया हूँ। तो इस तरह से वो डिमांड रखते हैं, ठीक है। 1/3 मेजोरिटी चाहिए। दूसरी नंबर बोलते हैं कि नहीं, जनसंख्या के हिसाब से भी चाहिए। जहां पर मान लीजिए ज्यादा जनसंख्या, जैसे मान लीजिए कोई पंजाब वाले जो क्षेत्र था, जो कि आज वर्तमान में आप जो पंजाब बोल रहे हैं, तो पंजाब तो आप मोर देन 40% पंजाब आप भारत में देख रहे हैं। 60% जो एरिया है पंजाब का वो पाकिस्तान में है। तो ये जो पूरा पंजाब का जो एरिया था, मैंने पाकिस्तान वाले लेकर भी, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो थे ज्यादा थे, और वे बंगाल की तरफ, ठीक है। तो दूसरा डिमांड क्या रखते हैं कि आप जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, या जनसंख्या बोल लीजिए, क्षेत्र नहीं, जनसंख्या के हिसाब से हमारी सीट होना चाहिए। पहला डिमांड ये कि 1/3 सीट होना चाहिए उनका विधानसभा में। और दूसरा जनसंख्या के हिसाब से, मतलब जनसंख्या के हिसाब से मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां पर मुस्लिम को ही सीट मिलना चाहिए, ना कि अदर कास्ट को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि हम लोग भी हिंदू थे जो कि 80% थे उन दिनों में। हम लोग तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं रखे थे। हम लोग जो भी डिमांड रखे थे वो पूरे भारत की जनता को देख कर रखे थे, ठीक है। मैंने हम लोग कहने का मतलब, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहने का मतलब जो देश के जो बुद्धिजीवी थे वो पूरे भारत के लोगों के लिए रखे थे। जैसे कि मान लीजिए इसमें रखा गया था कि मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, तो इसमें कहाँ हिंदू और मुस्लिम आते हैं? तो पूरे भारत की बात है। हथियार रखने का क्या, इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम है? पूरे भारत के लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कानून की नजर में सब इक्वल हो, इसमें कहाँ हिंदू और मुस्लिम आते हैं? तो सारे लोगों के लिए आ रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कि जो बुद्धिजीवी जो रखे थे, जो हमारे जैसे लाला लाजपत राय हो, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस हो, चित्तरंजन दास हो, ये जो रखे थे पूरे भारत को देख कर रखे थे, मैंने भारत के भविष्य को देख कर रखे थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो रखते हैं, कहीं ना कहीं अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए रखते हैं, ठीक है। कौम नहीं बोला जा सकता है इनको, अपने समुदाय, अपने जाति बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक गलत था। तो इस जब ये डिमांड रखते हैं ना, तो चित्तरंजन दास है ना, और मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल के पिताजी थे, वो पूरी तरह से खफा हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जोर शोर से विरोध भी किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना यदि विद्रोह में उतरते हैं तो सारे मुस्लिम ही विद्रोह में उतर जाते हैं, ऐसा नहीं है। मोहम्मद शफी, आप नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शफी बोल के एक मुस्लिम नेता थे, जो कि ये मानते थे कि नहीं, जो कांग्रेस जो डिमांड रखी है वो कांग्रेस ही डिमांड रखी है, ठीक है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। कुछ मुस्लिम लेकिन सपोर्ट भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम सब जिन्ना का सपोर्ट में आ गए थे, नहीं। क्योंकि उन दिनों में कुछ जो मुस्लिम जो थे कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ मुस्लिम क्या कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आज का जो ये क्लास है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एग्जाम के नजरिए से अत्यंत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ प्रश्न बोलता हूँ जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो आपको मैं पूरा वीडियो में दे ही दिया हूँ, मतलब प्रश्न सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि साइमन कमीशन का फॉर्म होता है, साइमन कमीशन भारत कब आती है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था, ठीक है। मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील के समान होगी, ये किसने कहा था, ठीक है। अच्छा, दूसरी नंबर, हिंदू महासभा का गठन कब होता है, और स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, स्वराज पार्टी का गठन कौन करते हैं, मतलब किसने किया था, यह ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। अच्छा, दूसरी नंबर आपका जो जिन्ना का जो डिमांड था, जो
जीना का डिमांड था वो कितना डिमांड था, तो 14 डिमांड किया गया था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो डिमांड रखा गया था, कितना डिमांड रखा था साइमन कमीशन का समूह, आपका 20 डिमांड था, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो गोरे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नीति क्या था, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के नजरिए से। तो मैं आशा करूंगा कि अब तक आप मेरे चैनल के आखिरी पड़ाव तक आप मेरे साथ डटे हैं, और आज के क्लास में यही समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा बताया हुआ कुछ टॉपिक्स जो मैं बताया आपको यहाँ पर, कुछ सूचनाओं का मैं आदान प्रदान किया, ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, या नहीं भी किए होंगे तो अब तक कर देंगे, ठीक है। तो और साथ में क्लास के दौरान कुछ कमियां हो या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए गलती होना स्वाभाविक बात है, पर आपके कमेंट को मैं बहुत बारीकी से देखता हूं और उस पर अमल भी करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया सब सही हो, कुछ हो सकता है गलत हो, ठीक है, लेकिन मैं अपने तरफ से तो गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपने तरफ से मैं पूरी तरह से प्रिकॉशन लेता हूं पहले, ठीक है, इसके बाद ही यहाँ आपके कैमरे के सम्मुख आता हूं। तो मैं आशा करूंगा कि अब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ अब आप कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास में यही समाप्त करता हूं।